विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ईरान से आ रही बड़ी खबर के साथ। आतंकियों पर बरसे ईरान के मिसाइल और ड्रोन, तुर्की ने भी किए ताबड़तोड़ हवाई हमले। इराक के कुर्दिस्तान सूबे में आतंकियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए ईरान ने जमकर ड्रोन और मिसाइल दागे। ईरानी सेना ने आज सुबह सवेरे इराक के कुर्दिस्तान प्रांत के कुई संजक में कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरान के मुख्यालय पर 4 रॉकेट दागे। वहीं सुलेमानिया शहर के पास स्थित कोमले गुट के ठिकानों पर भी ईरानी सेना ने ड्रोन हमले किए। जानिकान और बहारका में मौजूद डेमोक्रेटिक कुर्दिस्तान ऑफ ईरान के ठिकानों पर भी ईरानी सेना ने ड्रोन हमले किए। साबरीन न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार कुर्दिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों को देखते ही अरबील में अमेरिकी कौंसलेट में खतरे के सायरन गूंजने लगे। इराक के स्थानीय सूत्रों ने कहा कि ईरान के इन हमलों में अभी तक 26 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। वहीं दूसरी ओर पीके के आतंकी संगठन के खिलाफ तुर्की के हवाई हमलों में भी 32 आतंकी मारे गए। इराक की एंटी टेररिज्म एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी इराक और सीरिया में कुर्द आतंकी संगठन पीके पर तुर्की के हवाई हमलों में इस गुट से जुड़े 32 लोग मारे गए हैं। अगली खबर अफ्रीका से आ रही है, जहां नाइजीरिया और मिस्र में वहाबी आतंकियों के हमलों में फौजियों समेत आम नागरिक भी मारे गए। वहाबी आतंकी संगठन ISIS के हमलों में 18 लोगों की मौत, कई घायल। वहाबी आतंकी संगठन ISIS ने उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में आम लोगों और फौज को हमलों का निशाना बनाते हुए 11 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। वहाबी आतंकी संगठन ने आम रिहायशी इमारत और फौज के चेक पोस्ट पर हमला करते हुए कम से कम 11 लोगों की जान ले ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाबी आतंकी संगठन ने नाइजीरिया के आबादाम शहर में आम लोगों को निशाना बनाया। ट्रक पर सवार होकर आए आतंकियों ने लोगों पर मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कई लोग मारे गए। फौजी अफसरों के अनुसार आतंकियों की एक टोली ने सेना के बेस पर हमला किया, वहीं दूसरे गुट ने शहर में दाखिल होकर आम लोगों को निशाना बनाते हुए कई घरों में आग लगा दी। सेना के एक सूत्र के मुताबिक फौजी ठिकाने पर हुए इस हमले में फौज के नौजवानों समेत 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए। गौरतलब है कि बुधवार को भी आतंकियों ने नाइजीरिया के माकाताको इलाके में हमला करते हुए 12 लोगों की हत्या कर दी थी। नाइजीरियन सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के आखिर से इस देश में वहाबी आतंकियों के हमले बढ़ गए हैं और फिरौती के लिए सामूहिक रूप से लोगों का अपहरण आम बात बन गई है। उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया के हालात बेहद गंभीर हैं। सरकार आतंकियों का सामना करने में नाकाम रही है और कानून राज खत्म हो चुका है। वहीं मिस्र में भी सेना पर ISIS के हमले में 7 जवान मारे गए हैं। मिस्र के इस्माइलिया प्रांत के अलकंतरा शहर में ISIS के आतंकवादियों ने मिस्री सैन्य बलों को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में मिस्र के 2 वरिष्ठ अधिकारी समेत 5 सैनिक मारे गए हैं। स्थानीय कबीलाई सूत्रों ने बताया कि ISIS ने अलकंतरा शहर पर हमले के साथ कई सरकारी इमारतों को अपने कब्जे में ले लिया। दाइश ने एक स्कूल, फार्मेसी और कॉलेज समेत दूसरी सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। हालांकि बाद में सेना, पुलिस और वॉलंटियर्स ने मोर्चा संभाला तो ISIS के आतंकी मैदान छोड़कर भाग गए। अगली खबर मिडिल ईस्ट के अहम देश लेबनान से आ रही है। राजनीतिक गतिरोध का सामना कर रहे लेबनान के दलों ने लगाया सऊदी अरब पर बड़ा आरोप। लेबनान में अराजकता फैला रहा है सऊदी अरब, राष्ट्रपति चयन के लिए समझौता जरूरी। लेबनान के प्रमुख राजनीतिक दल और प्रतिरोधी आंदोलन हिजबुल्लाह के सीनियर मेंबर शेख नबील काउक ने कहा कि राजनीतिक गतिरोध का सामना कर रहे देश को इस संकट से निकालने के लिए सभी दलों को मिलकर काम करना होगा। सेंट्रल काउंसिल ऑफ हिजबुल्लाह के सीनियर मेंबर शेख नबील ने कहा कि लेबनान के आंतरिक मामलों में सबसे बुरी भूमिका सऊदी अरब की रही है।
वो लेबनान के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है और लेबनान के लिए उसकी नीयत में खोट पाया जाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चयन के लिए पार्लियामेंट ने अब तक जितनी भी बैठकें बुलाई हैं, उसने एक बात साफ कर दी कि कोई भी दल अपने बलबूते पर राष्ट्रपति का चयन नहीं कर सकता। अगर लेबनानी दल बिना किसी समझौते और आपसी रजामंदी के राष्ट्रपति का चयन करना चाहेंगे तो ये बैठकें इसी तरह जारी रहेंगी और इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। शेख नबील ने कहा कि हिजबुल्लाह ऐसे राष्ट्रपति का समर्थक है जो देश को एकता के सूत्र में पिरोए और देश को संकट से निकालने का मादा रखता हो। हम किसी ऐसे इंसान को लेबनान का राष्ट्रपति नहीं देखना चाहते जो प्रतिरोध के खिलाफ साजिशें करें और देश को फितने, साजिशों और चालबाजियों में उलझाए। हिजबुल्लाह के इस वरिष्ठ नेता ने कहा, जो लोग देश में संघर्ष और टकराव चाहते हैं वो बिना सोचे समझे देश को एक खतरनाक मोड़ पर ले जा रहे हैं। लेबनान की इस हालत का सबसे बड़ा जिम्मेदार सऊदी अरब है। शेख नबील ने कहा कि पार्लियामेंट के बहुत से मेंबर्स का कहना है कि सऊदी अरब उनके रुख में बदलाव लाने के लिए अनुचित दबाव डाल रहा है। लेबनान के आंतरिक मामलों में सऊदी अरब सबसे बुरे अंदाज में दखल दे रहा है। शेख नबील ने कहा कि लेबनानी दलों में आपसी बातचीत और राष्ट्रपति चयन की राह में सबसे बड़ी बाधा बैरूत में स्थित सऊदी दूतावास है। शेख नबील ने कहा कि ये सभी हालात और घटनाएं प्रतिरोधी आंदोलन को अपने कर्तव्य और अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाने से नहीं रोक पाएंगी। अगली खबर ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंध और उस पर रूस के बड़े बयान को लेकर है। ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंध बेअसर, ड्रोन तकनीक पर मिलकर काम कर रहे हैं मॉस्को, तेहरान। ईरान के खिलाफ अमेरिका के अमानवीय प्रतिबंधों को बेअसर बताते हुए रूस के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ईरान पर अमानवीय प्रतिबंध लगाए हुए हैं। रूस के पूर्व ऊर्जा मंत्री ने CNBC के साथ बात करते हुए कहा कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपने अमानवीय प्रतिबंधों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ईरान के खिलाफ अमेरिकी पाबंदियां बेअसर हैं। हम नहीं समझते कि ईरान खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता का कारण है। रूस के इस वरिष्ठ नेता ने कहा कि ईरान तेल उत्पादन करने वाला अहम देश है। तेल उत्पादन उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। अमेरिकी पाबंदियों को कोई अहमियत ना देते हुए हम ईरानी तेल उत्पादन के खिलाफ लगाई गई पाबंदियों के बावजूद तेहरान का सहयोग जारी रखेंगे। हम अमेरिकी पाबंदियों को गैर कानूनी मानते हैं, जिसको संयुक्त राष्ट्र ने भी मान्यता नहीं दी। वहीं वाशिंगटन पोस्ट ने दावा करते हुए कहा कि मॉस्को और तेहरान मिलकर रूस में ही ड्रोन बना रहे हैं और इस मामले में दोनों देशों के बीच सहमति बन चुकी है। वाशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी इंटेलिजेंस के 3 अधिकारियों का नाम जिक्र किए बिना दावा किया कि रूस और ईरान के बीच मिलकर ड्रोन बनाने पर सहमति बन चुकी है। दोनों देश तेज़ी से ड्रोन डिज़ाइन और उसके अहम पार्ट्स को शेयर कर रहे हैं ताकि जल्दी ही ड्रोन उत्पादन शुरू किया जा सके। इन अधिकारियों के हवाले से वाशिंगटन पोस्ट ने दावा करते हुए कहा कि इस समझौते से एक बात तो साफ हो गई कि रूस और ईरान के गहरे रिश्ते किस हद तक मजबूत हैं। रूस ऐसे ड्रोन बनाने के लिए असेंबली लाइन हासिल करते हुए सस्ते लेकिन बहुत ख़तरनाक हथियारों के ज़ख़ीरों को बढ़ा सकता है। ऐसे ख़तरनाक हथियार जिन्होंने सिर्फ कुछ दिनों में ही 9 महीने से चल रहे यूक्रेन युद्ध का नक्शा बदल कर रख दिया। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश और इस्लामी दुनिया की अहम खबरें जानने के लिए हमसे जुड़े रहें।